6 अक्टूबर 1997 डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल ने एप्पल कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली। उन्होंने कहा, अगर मैं एप्पल का सीईओ होता तो इसकी सारी बिल्डिंग, सारा सामान बेच के जितने भी पैसे इकट्ठे होते उसे शेयर होल्डर्स को वापस कर देता, क्योंकि ये कंपनी बहुत जल्दी डूबेगी। और ये स्टेटमेंट एक्चुअल में सच भी थी, क्योंकि एप्पल पिछले 2 सालों से 8,000 करोड़ का लॉस कर चुका था, जबकि डेल कंपनी की कीमत उस वक्त 2.5 लाख करोड़ थी। लेकिन इस वक्त एप्पल के साथ कुछ डिफरेंट हुआ था। स्टीव जॉब्स ने वापस एप्पल को ज्वाइन कर लिया था एज एन इंटरिम सीईओ। एप्पल को ज्वाइन करते ही उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और बोर्ड में ये इक्वेशन लिखी, सीक्रेसी इनटू स्पीड इनटू फोकस, और कहा अगले 11 महीनों तक हम सिर्फ इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। एप्पल के हार्डवेयर चीफ जॉन रूबिनस्टीन ने एप्पल के इन्फिनाइट लूप कैंपस के बिल्डिंग नंबर 4 को एक लिटरल जेल बना दिया, जिसमें सिर्फ 200 हाईली इंटेलिजेंट इंजीनियर्स ही जा सकते थे। इन्हें नए बैजेस मिले और इन बैजेस को यूज करके ही ये बिल्डिंग के अंदर जाते। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया C1। बाद में इसे मैक NC के नाम पे चेंज कर दिया गया। इस बिल्डिंग के रूल्स क्लियर थे, कोई भी अनऑथराइज्ड इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता। साथ में इनसे कहा गया था कि अगर किसी ने भी ये डिजाइन लीक किया तो उसी वक्त उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा और साथ में उस पर केस किया जाएगा। इसकी सारी खिड़कियों पर ओपेक फिल्म लगाई जाएगी, ताकि जो भी इंसान बिल्डिंग नंबर 4 के पास से गुजर रहा है वो अंदर क्या डिजाइन बन रहा है उसे ना देख सके। एक इंजीनियर जो वहाँ पे काम कर रहा था, उसने कहा कि हमें ऐसा लगता था कि हम किसी सबमरीन के अंदर हैं, क्योंकि एक बार जब उस बिल्डिंग के अंदर आप चले गए तो फिर बाहर दिन हो रहा है या रात वो हमें पता ही नहीं होता था। पूरी टीम को पता था कि ये काम 11 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए सब ने एक्सट्रीम स्पीड पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इनमें सबसे पहले थे जॉनी आइव, द ग्रेट डिजाइनर बिहाइंड एप्पल कंप्यूटर। सितंबर के एंड तक उन्होंने एक अमेजिंग ट्रांसलूसेंट बॉन्डी ब्लू बबल डिजाइन कर लिया था। वो चाहते थे कि एप्पल कंप्यूटर फ्रेंडली लगे, ना कि कोई एक ड्रावना गैजेट। उन्होंने उस वक्त एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया, कोई फ्लॉपी डिस्क नहीं, कोई सीरियल पोर्ट नहीं, सिर्फ एक नया USB पोर्ट। स्पीड को मेंटेन रखने के लिए हर 24 घंटे के बाद जॉनी आइव अपने 15 अमेजिंग डिजाइनर्स का एक रिव्यू मीटिंग लेते कि उन्होंने उन 24 घंटे में क्या किया है। सेकंड थे टिम कुक, जो कि उस वक्त एप्पल में ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। टिम कुक ने स्पीड बढ़ाने के लिए एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी खेली। इससे पहले कि एक्चुअल प्रोडक्ट तैयार होता, पूरी टीम को पता था कि ये सब डेडलाइन तक उस प्रोडक्ट को बना ही लेंगे। इसीलिए टिम कुक ने $100 मिलियन खर्चे सारे के सारे एयरप्लेन फ्लाइट को बुक करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक क्रिसमस आएगा और उनके सारे कॉम्पिटिटर्स शिपमेंट के लिए एयरप्लेन्स को बुक करवा रहे होंगे, उनके iMac हवा में एयरप्लेन के अंदर पूरी दुनिया में डिलीवरी के लिए जा रहे होंगे। इस टीम के स्पीड को मेंटेन करने के लिए तीसरे मोस्ट अमेजिंग पर्सन थे कैन सिगल, जो कि मार्केटिंग में कॉपीराइटिंग का काम संभाल रहे थे। इससे पहले कि प्रोडक्ट तैयार होता, उन्होंने सारी मार्केटिंग का बंदोबस्त कर दिया था, जिसमें एक स्पेसिफिक केस था कि वो इन नए कंप्यूटर्स को iMac बुलाना चाहते थे, जबकि पहले इसे नाम दिया गया था मैकमैन। जब ये नया नाम iMac कैन सेगल ने स्टीव जॉब्स को बताया तो स्टीव जॉब्स को ये नाम पसंद नहीं आया, लेकिन वो 1 हफ्ते तक स्टीव जॉब्स के पीछे पड़े रहे कि मुझे यही नाम चाहिए, जहां पर आई का मतलब था इंटरनेट। और फाइनली स्टीव जॉब्स इसके लिए रेडी हो गए। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में आए थे तो उस वक्त 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर एप्पल काम कर रहा था, लेकिन स्टीव जॉब्स का एक ही मंत्र था, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। उन्होंने एक 2x2 का ग्रिड बनाया, जिसमें Y एक्सिस में था डेस्कटॉप और पोर्टेबल और X एक्सिस में था कंज्यूमर और प्रोफेशनल, और इसके अंदर उन्होंने भरा iMac iBook, पावर मैक पावर बुक, और उन्होंने बोला कि इन 300 प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में नहीं आता उस पर हम अगले 11 महीने तक काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स को स्टीव जॉब्स ने नो कहा, स्कैनर्स को नो, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स को नो, ओपन डॉक को नो, साइबर डॉक को नो, पिपिन गेम्स नो, सेट टॉप कंसोल नो, एप्पल वन स्कैनर नो, स्टाइल राइटर नो, लेजर राइटर प्रिंटर फैमिलीज नो, न्यूटन मैसेज पैड नो, ईमेट 300 नो, लाइसेंसिंग नो। अब इससे कुछ ये हुआ। 6 मई 1998 को स्टीव जॉब्स फ्लिंट सेंटर डिएंजा कॉलेज की स्टेज पर आते हैं। टेबल पर एक बॉक्स से एक कपड़ा उठाते हैं और स्क्रीन पर ये आता है, हेलो अगेन। क्राउड उसे देखकर पागल हो जाती है, क्योंकि इस बार स्टीव जॉब्स सिर्फ एक वर्किंग प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते थे। सिर्फ 6 हफ्ते में 2.78 लाख यूनिट्स बिकते हैं और पूरी लाइफ टाइम में 60 लाख यूनिट्स। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री को लगता था कि अगर कंप्यूटर्स में पैसा बनाना है तो वो बिजनेसेस को बेचकर ही होगा, लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक नॉर्मल कंज्यूमर को भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड कर दिया और फाइनली धीरे धीरे एप्पल ने डेल को ओवरटेक कर दिया। और ये इक्वेशन सीक्रेसी स्पीड फोकस ये एप्पल का मंत्रा बन गई। ये एक बार नहीं
हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एप्पल ने यूज किया। 1999 में iBook, 2001 में iPod, इन सब के लिए फॉर्मूला एक ही था, छोटी क्रॉस फंक्शनल टीम बनाओ, उन्हें एक आइसोलेटेड बिल्डिंग में रख दो, नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन और एक ही प्रोडक्ट में एक्सट्रीम फोकस। अब मेन सवाल आता है कि हम ये तीन चीजें अचीव कैसे करें, और इनमें सबसे पहली चीज आती है स्पीड। इसके लिए ये एआई वीडियो देखिए। इसमें ये इंसान इस एआई रोबोट को जंप करना सिखा रहा है और सिर्फ इतना सा जंप करने के लिए उसको 8500 इटरेशंस लगती हैं, विच इज ह्यूज। वो बार बार गिरता है, एक एक्शन ट्राई करता है, दूसरा एक्शन ट्राई करता है, लेकिन इतनी ज्यादा इटरेशन के बाद फाइनली वो जंप कर लेता है और उस ग्रीन स्क्वायर में पहुंच जाता है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस एआई वीडियो का स्पीड से क्या लेना देना। देखो, जनरली हम सारे इंसानों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और ये दो कैटेगरी ऑफ इंसान दो डिफरेंट एल्गोरिदम पर चलते हैं। पहला एल्गोरिदम है प्रॉब्लम, इमोशन एंड एक्शन। यानी कि इमेजिन करो, अगर आप ये एआई रोबोट होते और आपको टास्क दिया है कि आपको जंप करके उस ग्रीन बॉक्स में पहुंचना है, लेकिन आप चल प्रॉब्लम, इमोशन, एक्शन वाले एल्गोरिदम में रहे हो, तो होगा क्या? 1, जैसे ही आप जंप करने की कोशिश करोगे आप गिर जाओगे। फिर आपके ब्रेन में स्टेप 2 होगा, यानी कि इमोशन। अरे यार, मैं गिर कैसे गया, वो देखो बाकी लोग तो कितना अच्छा जंप कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जंप क्यों नहीं कर पा रहा। और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद, अपने को पूरे स्ट्रेस साइकिल से ले जाने के बाद, हम फिर सोचते हैं कि चलो अब एक्शन ले लेते हैं, एक और बार मैं ट्राई करता हूँ। और फिर एक्शन लेके जब दोबारा से हम गिरते हैं, फिर हम उसी इमोशनल साइकिल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होता है और मोर इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि दूसरी कैटेगरी वाले लोग इस एल्गोरिदम पर चलते हैं, वो पहले जंप मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, विच इज स्टेप 1 प्रॉब्लम। लेकिन इनका स्टेप 2 डिफरेंट है। प्रॉब्लम आते ही ये इसको एज अ पजल पीस मानते हैं। ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं एक शेरलॉक होम्स की तरह सॉल्व कर सकता हूँ, और अगली बार दूसरे तरीके से जंप करते हैं और फाइनली उसे इमोशनल वैल्यू देते हैं। यानी अब जो मैंने दूसरे तरीके से जंप करी, क्या वो पहली वाले से बेटर थी या नहीं? अगर बेटर थी तो उसी डायरेक्शन में डबल डाउन करो, अगर बेटर नहीं थी तो कुछ और ट्राई करो। और एग्जैक्टली ये एआई ऐसा ही कर रहा है। और जो लोग लाइफ में ज्यादा अचीव कर पाते हैं वो ज्यादातर सेकंड एल्गोरिदम में ऑपरेट करते हैं। इवन नवल रविकांत की ये फेमस लाइन भी है कि इट इज नॉट 10,000 आवर्स जिसकी वजह से हम जीतते हैं, वो 10,000 आइट्रेशंस हैं जो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से हम जीतते हैं। I think Malcolm Gladwell popularized this idea of 10,000 hours to mastery. I would say it's actually 10,000 iterations to mastery. It's not actually 10,000. It's some unknown number, but it's about the number of iterations that drives a learning curve. तो सवाल आता है कि अगर हम ये 6 महीने का चैलेंज लेते हैं तो हम इस स्पीड को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली गूगल शीट में या कॉपी में 4 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें कॉलम 1 है डे नंबर, कॉलम 2 है व्हाट यू डिड टुडे, कॉलम 3 है व्हाट न्यू थिंग्स यू ट्राइड, और कॉलम 4 है डिड इट इम्प्रूव योर वर्क और नॉट। ये शीट बनाने का मेन पर्पस है कि मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम एल्गोरिदम 2 में ऑपरेट करेंगे। हर रोज हम एक रो भरेंगे कि आज कौन सा दिन है, आज मैंने क्या किया, आज मैंने नई चीज क्या ट्राई करी, वो नई चीज करने से क्या मैं इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, एंड सो ऑन। एक के बाद एक छोटी इंप्रूवमेंट जिससे हम एक्सट्रीमली इंप्रूव करते रहेंगे, और इसी को जापानीज में काइजन कहा जाता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। स्पीड के साथ साथ सेकंड चीज जो हमें चाहिए वो है फोकस। जस्ट इमेजिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट यंग थे और बिल गेट्स के डैड ने इन दोनों को एक डिनर में बुलाया था, उन्होंने इन दोनों को कागज दिया और कहा कि ये बताओ तुम दोनों अपनी अपनी शीट में ये लिखो कि किस क्वालिटी की वजह से तुम सक्सेसफुल हुए, और दोनों ने क्या लिखा? फोकस। Didn't know what the other one was writing down. We both wrote down the same word, which was focus. अब इसे एक्चुअल में लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके साथ साथ हम ये 3 चीजें भी कर सकते हैं। 1, हर रोज हम कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज को कैंसिल करेंगे जो हम अगले 6 महीने तक नहीं करने वाले हैं। हो सकता है वो सुबह उठते ही 15 मिनट जो हम फोन चेक करते हैं वो कैंसिल करना हो। सेकंड, टाइम ब्लॉक करना। इस तरीके से गूगल कैलेंडर में ये टाइम ब्लॉक बनाने का मतलब नहीं है कि हमने एक्चुअल में टाइम ब्लॉक कर लिया है। टाइम ब्लॉक का मतलब है कि जब हमने ये कैलेंडर में बना दिया, उसके बाद हम टाइम को एक्चुअल में प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी तरीके से इस बॉक्स में छेद नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक टास्क में लगे हैं और उसके बाद हमें मैसेज आता है कि आप बाजार घूमने चलें, और फिर हमारा ये ब्लॉक टूट जाता है। इस ब्लॉक को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड माइंड की जरूरत है, जिसे हमें फॉलो करना है। थर्ड आता है डूइंग बोरिंग टास्क। जब हम ये चैलेंज कर रहे होंगे तो एक टाइम आएगा जब ये चीज बोरिंग होने लगेगी, और वही टाइम है जब हम मैक्सिमम इंप्रूव कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत से लोग 0 से 80% तक किसी टास्क को कर लेते हैं, लेकिन 80 से 100 ले जाने तक जो ये टास्क बोरिंग होता है, वहीं पे सारी ग्लोरी छुपी है।
थर्ड चीज जो हमें 6 महीने में चाहिए वो है सीक्रेसी। इमेजिन करो आपका और आपका फ्रेंड दोनों ये वीडियो देखते हैं और सोचते हैं ठीक है यार, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ आई विल डू दिस वन थिंग। अब होता यह है कि आपका फ्रेंड सबको बता देता है कि वो क्या करने वाला है। चाचा जी मैं एक आइडिया पर अगले 6 महीने तक काम करने वाला हूँ, और अगर ये आइडिया चल पड़ा ना, मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा, किसी को बताना मत। अब आप ये बताओ, क्योंकि उसने अपना मिशन सबको बता दिया है, तो ये चीज उसके गोल को एम्पलीफाई करेगी या फिर उसके गोल को खत्म कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, ये चीज उसके प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्यों? इसके 2 रीजन है। 1, जब हम किसी को कुछ बता देते हैं तो हमारा ब्रेन पहले से अज्यूम करने लगता है कि हमने वो चीज अचीव कर ली है, और उसके बाद एक्शन कम होने लगता है। एंड सेकेंड, अगर हमारा गोल बहुत ही बड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास वाले लोग ही इनसिक्योर हो जाते हैं कि अगर इसने एक्चुअल में ये अचीव कर लिया तो मेरे बेटे का क्या। एक बहुत फेमस कोटेशन भी है कि जो मछलियां अपना मुंह बंद रखती हैं उनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो एक बार मैं ये पूरी वीडियो आपके लिए समराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल के साथ, जिसने कहा था कि अगर मैं एप्पल का मालिक होता तो मैं ये पूरी कंपनी की बिल्डिंग्स और सारे एसेट्स बेच देता और पैसे शेयर होल्डर को वापस कर देता। लेकिन एक इंसान वापस आया और उसने एप्पल को दोबारा प्रॉफिटेबल बना दिया, और उनका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब की एक सिंपल प्लेबुक थी, सीक्रेसी, फोकस एंड स्पीड। सीक्रेसी के लिए उन्होंने सबसे बेस्ट इंजीनियर्स हायर किए, उनको एक बिल्डिंग में डाला और उनको एक मिशन दे दिया। स्पीड के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा आइट्रेशंस करी। टिम कुक ने प्रोडक्ट बनने से पहले ही सामान शिप करने के लिए एयरप्लेन्स को हायर कर लिया। और तीसरी चीज थी फोकस। इसके लिए स्टीव जॉब्स ने जितने भी यूजलेस प्रोडक्ट्स उस वक्त एप्पल बना रहा था, जैसे कि कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर्स, वो सब उस वक्त कैंसिल कर दिए और अगले 11 महीने तक एक चीज पर फोकस करने के लिए कहा। इसके बाद हमने देखा था कि इस चीज को हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्पीड के लिए हमने देखा था कि हम अपने माइंड को एल्गोरिदम 2 में चला सकते हैं, यानी प्रॉब्लम, एक्शन एंड इमोशन। और इसके लिए हमने कहा था कि हम ये 4 कॉलम्स बना सकते हैं, चाहे गूगल शीट में या एक नॉर्मल कॉपी में। फोकस के लिए हमने कहा था कि हम एक और कॉलम बनाएंगे जो कि है नॉट डूइंग लिस्ट, और हर एक छोटी छोटी चीज को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते रहेंगे जो हमें नहीं करनी है। और फाइनली था सीक्रेसी, क्योंकि हमें एक बड़ी चीज पर काम करना है तो हम अपने मिशन को सीक्रेट रखेंगे। देखो, ये चैलेंज वाली वीडियो बनाने का एक पर्पस होता है, और वो है कि हम सिंगल माइंडेडली सिर्फ एक टास्क पर काम कर सकें, और ये वीडियो वो रीजन बन जाए जिसे देखने के बाद आप बोलो नहीं यार, अब बस 6 महीने तक सिर्फ एक चीज पर फोकस। अगर आप द वन थिंग थ्योरी पर बिलीव करते हो तो इसकी डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में गीगल ऐप में अवेलेबल है, जिसे आप सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो अगर आप इस बुक में या बाकी बुक्स में इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।